नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हम इसे कह सकते हैं। काफ़ी वर्षों बाद में सरकार ने सही दिशा में ये एक कदम उठाया है। काफ़ी देर हो गई, हमारे वाला बैच इस समय से निकल चुका है। हमें अपनी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें पछतावा होगा कि हमारे समय पर भी ऐसी शिक्षा होती तो हमारा भी भविष्य कुछ और हो सकता था। हम भी रोचक तरीके से आनंद लेते हुए पढ़ सकते थे, लेकिन हमारी पढ़ाई में जो हमने आनंद लिया है वो शायद आने वाले बच्चे ना ले सकें। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी स्वतंत्रता, आज़ादी यहाँ पर इस शिक्षा नीति ने हमें दे दी है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, सरकार का सराहनीय कदम है जो इसे शिक्षा नीति को इस समय के ऊपर सामने लेके आए हैं। अब ये किस हिसाब से इम्प्लीमेंट होती है, पूरे तरीके से लागू होती है, वो हमें आगे आगे देखने को मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने के लिए लिखे हुए हैं। साथ ही मैं आपको 10+2 वाला फॉर्मूला क्या है जो फ़िलहाल चल रहा है शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में, और नया जो फॉर्मूला है 5+3+3+4, इससे मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको अंतर के माध्यम से समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी कुछ पॉइंट आपके साथ में यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर सबसे पहले आई थी। उसके बाद में 1992 में इसके अंदर संशोधन हुए और फिर अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके सामने है। वर्ष लग गए 34 एक शिक्षा नीति से दूसरी शिक्षा नीति में आने के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 साल बाद में उसमें बहुत छोटे या बड़े परिवर्तन करके आपके सामने रख दी गई है। अब इसमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने जो नोट डाउन कर रखे थे, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ही देर में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने अपना अपना स्ट्रीम चुना होगा, जिसमें कुछ आर्ट्स में गए होंगे, कुछ साइंस में गए होंगे, कुछ कॉमर्स में गए होंगे। आर्ट्स वाले बच्चे को लगता होगा कि यार मुझे एक साइंस का विषय भी पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। ऐसी आज्ञा नहीं थी, ना शिक्षा विभाग के माध्यम से, ना किसी बोर्ड के माध्यम से, लेकिन शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में ये पॉसिबल कर दिया है। पहली बात आप यही समझ लीजिए कि सब्जेक्ट चयन की आज़ादी रहेगी। अब एक साइंस का विद्यार्थी जो अपने पॉलिटिकल साइंस हम इस चैनल पे पढ़ाते हैं और उस साइंस के विद्यार्थी को लगता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो पॉलिटिकल साइंस विषय भी चुन सकता है अपने इन विषयों के साथ में। कॉमर्स का भी कोई विषय चुन सकता है। अब ये किस हिसाब से इंप्लीमेंट होगी ये आगे देखने में, लेकिन यहाँ पे हिंट दे दिया गया है कि सब्जेक्ट के चयन में बच्चे को एक आज़ादी दे दी गई है, क्योंकि उसका एक इंटरेस्ट होता है जो उसकी स्ट्रीम से बाहर भी हो सकता है। तो वो उसे पढ़ने को मिले तो शायद वो कुछ अच्छा कर पाए और हो सकता है उसमें उसका फ्यूचर भी डिसाइड हो जाए। तो ये सबसे पहले तो आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट चयन में यहाँ पर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आज़ादी दे दी गई है। दूसरी बात जिसे हम यहाँ पे विस्तृत रूप से देखेंगे, आपका जो 10+2 का जो फॉर्मूला था वो क्या है आगे बताएंगे आपको। अब उसको बदलकर आपका क्या कर दिया जाएगा, 5+3+3+4, ऐसे इस फॉर्मूले को दिया गया है। आपकी स्कूली शिक्षा को यहाँ पर बांटा गया है। स्पष्टतः अंतर करके मैं इस वीडियो नोट में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या अंतर है, 10+2 वाले में क्या था और इस 5+3+3+4 में क्या है। बिल्कुल सरल भाषा में वीडियो नोट पूरा देख लीजिएगा। दूसरा, हम अभी रट्टाफिकेशन पे चलते थे, लाइन एंड द माउस की कहानियाँ लिखते थे। 6ठी क्लास से हमारी इंग्लिश शुरू होती थी, ऐसी हमारी शिक्षा रही है। लेकिन हमारे पास में किसी भी प्रकार का स्किल नहीं होता था, किसी भी प्रकार का स्किल डेवलप नहीं होता था। यहाँ तक कि हमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता था लेकिन कंप्यूटर हमें दिखाया नहीं जाता था। तो थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज पर जोर दिया जाएगा इस शिक्षा नीति में। स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। 6ठी क्लास से ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आगे लाया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि जो कोडिंग वाली जो स्टडी होती है उसको भी 6th क्लास से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे आगे जाके बच्चा अपना फ्यूचर तय कर सकता है और उस चीज़ में अपनी और शार्पनेस ला सकता है, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकता है, उसका एक इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, जो कि हमें थोड़ी सी जेलसी फील हो रही है। लेकिन हमें खुशी भी है कि आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ही सही दिशा में जाएगी। अगर ये शिक्षा नीति सही दिशा में इम्प्लीमेंट होती है तो हर एक सेक्टर में सही तरीके से कारगर होगी। तो देखिए, स्किल डेवलपमेंट पे जोर होगा, उसकी एक स्किल होगी जो उसे अपना देखिए, जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम आपको बात करें कि हमारे यहाँ पे जिन्हें हम छोटे काम देखते हैं वहाँ पे उन्हें स्किल वर्क के नाम से देखते हैं।
ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में आप लगा लीजिए जो एक स्पेशल स्किल को लेकर काम करते हैं, हमें यहाँ पे उनको मजदूर कहकर काम करवाते हैं, थोड़ी सी उनको इस पढ़ाई में, लेकिन जब उनको इस बात की एजुकेशन में ही दी जाएगी, उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको नए नए मशीनरी का नॉलेज दिया जाएगा, उस क्षेत्र में वो अपना करियर भी बना सकते हैं, ऐसी उनको नॉलेज दी जाएगी, तो फिर वो शिक्षा रोजगार परक होगी। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी समय समय पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ कि अपना एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था जिस पे टीचर कहते थे कि इस पे अपने पेरेंट के साइन करा के लाना। अब पेरेंट के साइन कौन कराता था? जिसके नंबर बहुत अच्छे आ जाते थे, ठीक है, या फिर कई तो बहुत तेज होते थे, वो खुद ही साइन मार लाते थे कि मेरे पेरेंट ने कर दिया साइन। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड था वो तैयार कौन करता था? उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती थी? टीचर की होती थी। किसकी होती थी? टीचर की होती थी। वो आपका मूल्यांकन करके आपके परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर दिया और आपको दे दिया। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा, टीचर के साथ में स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा। स्टूडेंट को मौका क्यों दिया जाएगा? ताकि वो अपना सेल्फ एवोल्यूशन कर सके, स्वयं मूल्यांकन कर सके, वो अपने आप को यहाँ पर इस दूरी पर, इस पैमाने पर ला सके, क्या मैं पढ़ रहा हूँ जो सही है और जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या। यहाँ उसको खुद के ऊपर एक सही सोच विकसित करने का मौका मिलेगा ताकि वो तुलना कर सके चीज़ों में और समझ विकसित कर सके कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक है क्या, या फिर मुझे इसमें सुधार चाहिए। केवल टीचर पर ही डिपेंड नहीं, टीचर और स्टूडेंट दोनों रिपोर्ट कार्ड के लिए बराबर रूप से जिम्मेदार होंगे। तो ये स्वयं मूल्यांकन वाली स्थिति बच्चे के लिए ला दी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमें जितनी शिक्षा मिली, हमने 10+2 या फिर कॉलेज लाइफ तक या फिर अब तक हम कहें तो हम एक प्रणाली पर बहुत जोर देते हैं, रट्टा प्रणाली पर, जिसमें आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, यूट्यूब पर कई चैनल भी हैं जो कि रट्टा प्रणाली पर बहुत जोर देते हैं, जो कि एक ही बात को 5-5, 6-6 बार आपको बोल के बताते हैं, उनकी ट्रिक्स बताते हैं। तो ये जो रट्टा प्रणाली है, ये रट्टा प्रणाली हमें कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन जब कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाता है तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होने की बात है, उसे प्रैक्टिकली रूप से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लाइफ टाइम उसको ध्यान रख सकें, उसे याद रख सकें, दिमाग पे बिना जोर डाले आप उसके बारे में बातचीत कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी युद्ध के बारे में पढ़ा और उस युद्ध के बारे में हम जब लिखने बैठे तो हमें पहला अक्षर याद नहीं आया तो समझ लो पूरी रेल पटरी से उतर गई। तो ये वाली जो व्यवस्था है, रट्टा प्रणाली जो व्यवस्था है, इसको ख़त्म किया जाएगा। इस प्रणाली में बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा, इसे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे चेंजमेंट होंगे। भी चेंजमेंट कैसे होंगे ये हमें देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर रखे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको आगे अंतर भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक मैं आपको बताऊँ, 12वीं के बाद जो पढ़ाई होगी, हमने कॉलेज में एंट्री ली, ठीक है, हमने कॉलेज में एंट्री ली। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कि इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत नहीं थे, उन्हें लगा कि यार कॉलेज की पढ़ाई करके मैं क्या करूँगा। फर्स्ट ईयर किया और उन्होंने छोड़ दिया, बीच में ड्रॉप कर दिया, या फिर किसी ने सेकंड ईयर पढ़ा ड्रॉप कर दिया, उनकी डिग्री को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके से उन्हें गिना नहीं गया। यहाँ पे 12वीं के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया उच्च शिक्षा में, जिसे क्रेडिट ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। किसे क्या जाना है? क्रेडिट ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। यदि आप कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं और आप एक समय के बाद में उसे छोड़ देते हैं और आप दोबारा से कहीं से पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसके क्रेडिट वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप 1 साल की पढ़ाई कर लेते हैं यानी फर्स्ट ईयर कर लेते हैं तो आप सर्टिफिकेट के हकदार हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा आपको? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप 2 साल कर लेते हैं तो फिर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि आप 3 साल कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 4 साल की पढ़ाई जो कर लेते हैं, जो ग्रेजुएशन के लिए 4 साल की पढ़ाई का परफॉर्मा लाया जा रहा है, जिसमें आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रिसर्च डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। एमफिल वाला जो लोचा है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो रिसर्च वाली डिग्री आपको मिल जाएगी यदि आप 4 साल पढ़ाई कर लेते हैं तो देखिए हर एक साल की पढ़ाई की यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पहले कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है उच्च शिक्षा में। जो बच्चे अपने समय को लेकर चिंतित है, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर चिंतित है, उनके लिए एक अच्छी खबर है, आने वाली पीढ़ी सही तरीके से होगी। ये कोई कल का ही काम नहीं है, ये जो नीति है ऐसा नहीं है कि कल ही सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। धीरे 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 सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था थोड़ा सा बाद में हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 2030 तक कितना कुछ बदलाव आ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम जो 11th 12th के जो होते हैं, 11th 12th
के वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनका तो बोर्ड वाला जो डर है ना उसको थोड़ा महत्व उसको कम कर दिया जाएगा और बच्चों को एक तरीके से फ्यूचर के लिए भाई जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई की जाएगी जिसमें वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। अब हम बीए कर लेते हैं फिर सोचते हैं क्या करें, एमए कर लेते हैं फिर सोचते हैं क्या करें, फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं अब क्या करें, फिर कंपटीशन एग्जाम देने लगते हैं क्योंकि हमारी लाइन क्लियर नहीं है और वो लाइन 6th क्लास से क्लियर होने लग जाएगी। तो कितनी बड़ी बात है। विकसित देशों में यही फॉर्मूला है, ऐसे कई देशों ने ये फॉर्मूला अपना रखा है जो हमारे देश में भी लागू हो जाएगा। मज़ा आ जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं उनके बारे में लेके चलता हूँ। चलिए, और आपको 10+2 और 5+3+3+4 में भी अंतर बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात लिख रखी है कि अच्छी शैक्षणिक संस्था क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिए। छात्र का स्वागत किया जाता है वहाँ पर, एक अच्छी शैक्षणिक संस्था छात्र का स्वागत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, वहाँ पर जो प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है और जो सीखने के लिए जितने भी संसाधनों की आवश्यकता होती है बुनियादी ढांचे में वो सारे संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, वो एक अच्छी शैक्षणिक संस्था है। अच्छी शैक्षणिक संस्था की ये बातें यहाँ पे की गई हैं, विशेषता बताई गई हैं। मतलब ऐसी अच्छी शैक्षणिक संस्था डेवलप होंगी, विकसित होंगी, शिक्षण संस्थाओं का विकास किया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो बुनियादी ढांचे में उपयुक्त संसाधन है ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ये शिक्षा नीति में कहा गया है। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये चीज़ हमारी शिक्षा नीति में लिखी गई है। ठीक है, तो कुछ मूलभूत हमारे जो सिद्धांत हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। शिक्षा नीति में जो आपके दिए गए हैं, जो हमारे संस्थान, व्यक्तिगत संस्थान, शिक्षा प्रणाली दोनों को ही क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, कुछ जो पॉइंट जो हाईलाइटेड है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला देखिए, लचीलापन की बात सुनिए आप। शिक्षार्थी जो होता है, स्टूडेंट होता है, उसमें उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट्स, कॉमर्स वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट, आर्ट्स वाला कॉमर्स के, साइंस के, ऐसे ये लचीलापन आ गया पढ़ाई में। तो अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन का क्या बना सके, वो वे बना सके, रास्ता बना सके, ये लचीलापन लाया जाएगा। ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जाएगा जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने की मूलभूत कौशल हासिल कर पाएंगे। ठीक, अब जो बात हमने शुरू में करी थी कि कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और जो गतिविधियां होती हैं, व्यावसायिक और शैक्षणिक जो धाराएं होती हैं, उनके बीच में ऐसे कोई स्पष्ट अलगाव नहीं हो कि साइंस वाले आर्ट्स के एकदम पास नहीं आते, आर्ट्स वाले साइंस के एकदम पास नहीं आते। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक हानिकारक ऊंच नीच होता है। तो उस दूरी को मिटाया जा सके, उस दूरी को क्या किया जा सके, मिटाया जा सके, उस असंबद्धता को दूर किया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक कला, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में ये चीज़ कही गई है। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित पर जोर दिया जाएगा। अवधारणात्मक कंसेप्ट मैंने बोला था, रटंत विद्या को हटाया जाएगा और अवधारणात्मक कंसेप्ट जो समझ होगी उसको जोर दिया जाएगा, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। ठीक है, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, इन पर काम किया जाएगा। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन में कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाएगा और तकनीकी के यथासंभव पर जोर दिया जाएगा। जितने भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा को क्या बनाना, ईजी बनाना, क्या बनाना, ईजी बनाना, उनके लिए थोड़ा सिंपल करना वे, ताकि वो भी समान धारा के साथ चल सकें। ठीक है, और शिक्षक और छात्रों में पाठ्यक्रम में तालमेल हो, बाल्यावस्था से ही उनके बच्चों की देखभाल हो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर शिक्षा के लिए जो दिए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का शोध किया जाएगा और भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने की बात इसमें शामिल की गई है, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन और आधुनिक जो संस्कृति है, उनको हम परंपराओं को साथ में तालमेल करके चल सके, ये इसमें बात की गई है। ठीक, तो ये कुछ बातें थी, मूलभूत सिद्धांत है जिन्हें हम सिंपल बात में यहाँ पे देख लिया। इस शिक्षा नीति का विज़न क्या है वो भी सुन लीजिए चलते चलते।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। मतलब भारत को महाशक्ति बनाएगी ज्ञान के मामले में, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगी। इसमें ये शिक्षा नीति क्या करेगी? अपना योगदान देगी। ठीक है। इस शिक्षा नीति में हमारे जो संस्थान है, पाठ्यचर्या, शिक्षा विधि, छात्रों में अपने मौलिक दायित्व, संवैधानिक मूल्य, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक और भूमिका, ये सब जागरूकता इसमें उत्पन्न करी जाएगी। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी दिखना चाहिए। कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए भारतीय होने का गौरव, और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय प्रतिबद्ध हों ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। ठीक है, ये नीति का विजन है। काफ़ी स्पष्ट है। अब हम आपको जो पॉइंट समझाने जा रहे हैं इसे आराम से समझिए। आपकी एक पॉइंट आपके सामने बार बार आ रहा होगा, 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 वाले फॉर्मूले में ढाल दिया गया है। 10+2 वाले को हमने कह दिया ओल्ड है और 5+3+3+4 ईयर्स वाले फॉर्मूले को कह दिया न्यू है। एक एक पॉइंट से समझ लीजिए। ठीक है। शिक्षा के जो आयु ग्रुप थे उसको 10+2 वाले में एक तो 10वीं तक की शिक्षा, बाद में 11वीं 12वीं 2 क्लास की शिक्षा, तो यहाँ पर शिक्षा को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। ठीक, यहाँ पर शिक्षा को 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल नहीं किया गया था पुराने वाले ढांचे में। ठीक है, मतलब 6 वर्ष से शुरू होता था। यहाँ पर 3 वर्ष के बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया नए वाले ढांचे में। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल थे, जबकि नए में 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, ताकि जो प्ले स्कूल वाले बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। 6 से 16 वर्ष का बच्चा 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई करता था और 16 से 18 का बच्चा 12वीं कक्षा तक की यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई करता था। इसमें 2 ही तरीके से बताया गया था। अब यहाँ पर जो 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको मैं आपको एक बार थोड़ा सरल तरीके से बता देता हूँ कि 3 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में पढ़ेगा जब तक उसकी 6 वर्ष उम्र हो जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं भाई जो प्ले स्कूल होता है और जो LKG UKG जो भी आप मान लीजिए, उसके बाद में फर्स्ट में एडमिशन होता है, ऐसा ही कुछ मान लीजिए। 3 साल की पढ़ाई हो गई आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका से लेके, जहाँ पे उसका एक तरीके से सभी तरीके से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी तरीके से विकास किया जाएगा खेल खेल के माध्यम से। ठीक है। फिर 6 वर्ष से 8 वर्ष तक का बच्चा कक्षा 1 व 2 का अध्ययन करेगा। जैसे ही 6 वर्ष का बच्चा होगा पहली कक्षा में, ठीक है, फिर कक्षा 1 से 2 पढ़ लेगा वो। फिर 8 से 11 वर्ष का बच्चा होगा तो वो कक्षा 3 से 5 में अध्ययन करेगा। यहाँ पर इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। 11 से 14 वर्ष का बच्चा जो होगा वो कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करेगा और 14 से 18 वर्ष का जो बच्चा होगा वो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं 4, मैंने इनको दिखाया है 5 में, जबकि जो पहले जो ग्रुप हैं 2 वो पहले ग्रुप में आएंगे, 5 में आएंगे। 3 साल तो इसके प्ले स्कूल के और 2 साल ये 5 साल जो आएंगे, मैं आपको आगे भी इसमें एक जो समझा रखा है उसमें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। तो 3 साल से लेकर जब तक बच्चा यहाँ पर जब वो दूसरी क्लास तक होगा तब तक उसका जो शिक्षा हो जाएगी वो 5 साल की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पे 5 साल प्लस में 3 साल तीसरी से 5वीं तक। फिर यहाँ पर 11 से 14 वर्ष का जब होगा कक्षा 6 से 8 तक तो 3 साल और फिर ये 4 साल लास्ट वाले 12वीं तक यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये जो अंतर है, जो ये मैंने आपको समझाया है सही तरीके से, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप इतना क्लियरली बता दिया आपको, कुछ ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने की, ज़्यादा कुछ फंसने की आवश्यकता नहीं है। नए पाठ्यक्रम के ढांचे को हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है फाउंडेशन स्टेज 5 वाला। कौन सा? 5 ईयर का जो है वो है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें कक्षा 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे लिए गए हैं, जिसमें 3 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में पढ़ेगा। उसके बाद में जब 6 से 8 साल की आयु में वो कक्षा 1 से 2 पढ़ लेगा तो दूसरी क्लास तक, कक्षा 2 तक, ये फाउंडेशन स्टेज है। ठीक है, जिसमें बच्चे को ज़्यादातर खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी।
फिर है दूसरा प्रीपरेटरी स्टेज, जो कि कितने साल का है, 3 साल का। 8 से 11 वर्ष तक का बच्चा होगा जो कक्षा 3 से 5 तक का अध्ययन करेगा, ये प्रीपरेटरी स्टेज है। ठीक है, ये प्रीपरेटरी स्टेज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरी स्टेज है आपकी मिडिल स्कूल स्टेज, जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है। जो ये मिडिल स्कूल जो स्टेज है, इसमें कक्षा 6 से 8 का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा, 6 से 8 का अध्ययन करेगा। कितने साल, 3 साल। और फिर जो लास्ट का है, इसमें बच्चा 4 साल अध्ययन करेगा, सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक का अध्ययन करेगा। और यहाँ पर ये 4 स्टेज कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए फिर से, फाउंडेशन स्टेज पहला जो 5 साल का होगा, 5+3 प्रीपरेटरी और +3 मिडिल स्कूल और +4 सेकेंडरी स्टेज। तो 5+3+3+4 का फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया। तो 3 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक जो सेकेंडरी 12वीं तक की पढ़ाई होगी, उसको इस प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, जिसके अलग अलग तरीके से उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में 10+2 वाले ढांचे में जो 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों को नहीं गिना जाता था, अब यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज में 3 से 6 साल तक के बच्चों को ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 6 वर्ष से ही पढ़ाई को शुरू किया जाता था, 6 वर्ष से ही गिना जाता था। ठीक है, अब एक अध्ययन है हमारी साइकोलॉजी में भी है कि बच्चों का जो मस्तिष्क का जो विकास है, 85% जो विकास है वो 6 वर्ष की अवस्था से पहले हो जाता है। तो मतलब 6 वर्ष तक की जो अवस्था है बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 3 वर्ष से ही बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में ढाल दिया जाएगा और उसे खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी सिखाई जाएंगी, जिसमें खेल आधारित गतिविधि होगी, रंग, संख्या, गिनती, पहेली, कठपुतली, नाटक, संगीत, संवेदना, सामाजिक कार्य, नैतिकता, व्यक्तिगत, ये सारे जो जितने प्रकार के सिस्टम है उनके हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी इस शिक्षा नीति के बारे में हम वीडियो नोट जरूर लेके आएंगे। आप बताइएगा ये वीडियो नोट आपको कैसा लगा। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, शिक्षा नीति हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF में उपलब्ध हैं। आपने पढ़ ली होगी तो काफ़ी ज़्यादा पेज हैं। इस वीडियो नोट से आपको कितना कुछ बेनिफिट हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के रूप में या फिर एक और वीडियो नोट लेके आएंगे, जिसमें हम स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा सबको आपके साथ में साझा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर कर देना। डेली वन टॉपिक बाय AK टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको वीडियो की अपडेट्स और पाठ्य सामग्री मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।